इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस क्लास में। और इससे पहले काफ़ी समय से आप लोग मेरे से जुड़े हैं। और जो सब्जेक्ट आज यहाँ पे ओपन किया जाएगा वो सब्जेक्ट भी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं है। और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है। आपके पास बहुत सारी बुक है, उस बुक में भी बहुत अच्छे से समझाया है, आपने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि सब्जेक्ट जितना छोटा हमको दिखाई देता है, आज रिसर्च इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आज ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लोगों ने कई तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं और सफल भी हुए हैं, और कई जगह वो रुके भी हैं, है कि नहीं। कई जगह और कुछ काम करने की जरूरत है ना। वो सारी बातें आज हम लेके चलेंगे। हम क्लासिकल से लेकर के मॉडर्न तक पूरी की पूरी चीज यहाँ पे देखेंगे। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इसका नाम है डायल्यूशन इन पीएच। ये जो डायल्यूशन की जो बात आती है, इसकी दो अलग अलग डेफिनेशन सामने आती है, जो कि मेटी साहब ने डायल्यूशन की जो टेक्निक्स जो बताई थी वो अलग टेक्निक सामने आती है। जो क्लासिकल जो पुरानी जो बुक देखने को मिलती है, डॉक्टर गिल्डन साहब की बुक है, क्रॉस साहब के कुछ मैटर जो आजकल देखने को मिलते हैं, जो हमारी पुरानी पुरानी बुक में जो है, तो उनके हिसाब से मेकिंग ऑफ डायल्यूशन कुछ अलग बताता है। और उनके एक्सपेरिमेंट कुछ अलग है। उन्होंने अपने समय में रिसर्च किए और सफल हुए। और आज के मॉडर्न समय में जो लोग सामने आए, इस डायल्यूशन की डेफिनेशन कुछ अलग हुई और रिसर्च करके कुछ देखा उन्होंने, उस पर भी बहुत कुछ काम हुए और उन्होंने भी सक्सेस हुए। गलत कोई नहीं था, क्योंकि साइंस एक अपडेट वाली जो चीज होती है ना, हर साइंस अपडेट मांगता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो साइंस था वो अपडेट मांग रहा है, और इस पे आप लोगों को भी काम करने की जरूरत है। और इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने आता है डायल्यूशन, है ना। डायल्यूशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो डायल्यूशन की जो डेफिनेशन सामने आती है, लोगों ने आज काफी तोड़ मरोड़ करके पेश किया है कि नहीं। हम स्टार्टिंग डॉक्टर मेटी साहब को लेके चलेंगे, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो रियल जो डायल्यूशन की जो डेफिनेशन सामने आती है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्रॉस पे आएंगे, उसके बाद फिर एनएलसीना तक आएंगे। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आप लोग कान खोल के बैठिएगा। फर्स्ट, है कि नहीं, डॉक्टर मेटी साहब। इनके अनुसार, डॉक्टर मेटी सर के अनुसार, जब डायल्यूशन बनाए जाते थे तो सबसे पहले क्रूड एसेंस जो कोहोबिस्टन के रूप में जो निकला करता था वो सबसे पहले निकाल लिया जाता था। उसके बाद उसको 4 बार D4 तक ला करके, उसके बाद फिर आगे वन ग्लोबिल इन 180 और 200 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट किया जाता था, जैसी कि इसकी डेफिनेशन डाइल्यूशन है ना। डाइल्यूशन की जो डेफिनेशन है यहाँ से शुरू होती है। तो ये घोल करके इस तरीके से बनाया जाता था। और एक गोली, चूंकि इनका सिद्धांत तो ब्लड और लिम्फ के ऊपर डिपेंड था, और ब्लड और लिम्फ कोई प्राइमरी मैटर सामने नहीं आता, क्योंकि इसमें जो कुछ चूंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ब्लड में और लिम्फ में, चूंकि लिम्फ को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, आगे और समझाएंगे इसको। लेकिन ये मैंने बताया था कि लिम्फ और ब्लड में जो एनर्जी जो व्याप्त होती है, जो इम्यूनिटी जो जो लिम्फ में जो सामने आती है और रोगों से लड़ने की जो शक्ति सामने आती है, इसी तरीके से ब्लड के जो थ्रोम्बोसाइट्स वाला जो पार्ट होता है उसमें जो आरबीसी जो रहती है उसकी क्वालिटी, उसमें जो हीमोग्लोबिन के रूप में प्रोटीन्स रहते हैं, इसके अलावा आपके हेमेटिन वगैरह जो भी आप समझ सकते हैं, या ग्लोबिन जो रहता है, आयरन वगैरह। तो आप समझते हैं प्रोटीन और आयरन ये सब मिला करके जब एनर्जी या ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो बॉडी को सर्वाइव करते हैं, या बॉडी को सुरक्षित या उसको फंक्शन करने में या उसके सुरक्षित रहने में वो भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, डॉक्टर मेटी साहब का जो सिद्धांत था वो ज्यादातर पूरा का पूरा जो उन्होंने टारगेट किया था वो ब्लड और लिम्फ के ऊपर किया था। तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि प्राइमरी मैटर में और सेकेंडरी मैटर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कोई भी मैटर प्राइमरी हो सकता है, उसके बाद उसी मैटर का कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट या सेकेंडरी मैटर भी सामने आ सकता है। 2 मैटर सामने आते हैं, एक तो वो न्यूट्रिशन का मैटर हो गया, और दूसरा जो रहता है वेस्ट का मैटर हो गया। तो वेस्ट जो रहता है बॉडी बाहर निकालती है, और न्यूट्रिशन का जो मैटर रहता है वो उसी प्राइमरी मैटर का एक अंश का होता है, वही एक अंश होता है जो बॉडी में
वर्क करता है, वही एक अंश होता है जो बॉडी को न्यूट्रिशन या शक्ति देता है, नई सेल्स को डेवलप करता है। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि ब्लड और लिम्फ में जो व्याप्त जो एनर्जी थी या उसमें जो सेलुलर लेवल पे जो काम हुआ करता था वो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि नहीं है। आपने बहुत अच्छे से देखा कि एक गोली को 180 में जब डाइल्यूट किया जाता था तो अपने आप ही जो मेडिसिन जो थी, वास्तव में ये जो थी, ये ज्यादातर इसका हिस्ट्री मिलता है कि डेसिमल 4 की थी। ये डेसिमल है ना, डेसिमल डेसिमल पार्ट है, 19 का जो पार्ट हुआ करता था उस समय, है कि नहीं। तो वहां से लिया गया था। मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राइमरी मैटर को डेसिमल से 4 बार तोड़ने के बाद, उसके बाद जब एक नैनो पार्टिकल के रूप में यहाँ नैनो पार्टिकल हो जाता है, तो एक चीज देखने को मिलती है कि डायरेक्ट ब्लड और लिम्फ के माध्यम से मेडिसिन जो है वर्क कर रही है कि नहीं। लोग कहते जरूर है, आज ये कह बहुत जरूर रहे कि भाई नर्वस सिस्टम के माध्यम से कर रही है, जो कहते जरूर है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल से काम कर रही है। ये अलग मेडिसिन है कि हमारी दवाई, ये अलग मैटर है कि मेडिसिन का एक नेचर होता है कि उसका वर्क नेगेटिव होने के बाद नर्वस सिस्टम पे जाता है, ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ये बात सही है, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो मेडिसिन सेलुलर लेवल पे जाती है, सेल के लेवल पे जाती है नेगेटिव होने पर। तब उसकी जब उसके एक एक जब सेल के लेवल पे जब काम करना जब कम करवा देती है, तब जाके किसी अंग का जो फंक्शन होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है, अगर वो हाइपर में है तो। ये अलग अलग टाइप की टेक्निक देखने को मिलती है। यहाँ जो डॉक्टर मेडी साहब ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि किसी भी मेडिसिन का, ये मेडिसिन है, किसी भी मेडिसिन का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब एक इतने नेगेटिविटी पार्ट में जब सामने आता है, मिलके जब डाइल्यूट किया जाता है, तब भी वो ज्यादा या हाइपर एक्टिविटी फील करवा सकता है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा कि भाई जब फर्स्ट डाइल्यूशन किसी को दिया जाता है तो वो कभी कभी हाइपर फंक्शन कर देता है, मतलब फंक्शन को इंक्रीज कर देता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो व्याप्त जो एनर्जी थी, उसमें एनर्जी में मतलब वो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है वो एकाएक जो बढ़ जा रहा है, मतलब उसका सर्कुलेशन या एनर्जी का लेवल हाई हो जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। मतलब मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, या मेडिसिन की कंस्टेंट्स ज्यादा थी, या मेडिसिन की क्वालिटी ज्यादा थी, और व्हीकल जो था वो शायद कम होता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो ये ऐसा देखने को मिलता है, और इसलिए भी यहाँ से मेडी साहब का सिद्धांत डाइल्यूशन की डेफिनेशन से एकदम साफ साफ नजर आता है कि हाँ, ये डाइल्यूशन की डेफिनेशन डाइल्यूट मेथड से सामने आती है। और किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेडिसिन या माइक्रो आप पोर्शन, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, है ना, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 38 मेडिसिन के रूप में आप ले लीजिए, या एनर्जी के बेस में या इलेक्ट्रो के बेस में ले लीजिए, ये जो मेथड सामने आता है, उस एनर्जी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब किया जाता है, तब जाके ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी जो है दूर करने में ये मेडिसिन सक्षम होती है। ये मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन की टेक्निक है, डाइल्यूशन की डेफिनेशन है। यहां से हमको समझ में आता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा से एक पॉजिटिव वे बना के रखेंगे कि लोग आज अलग अलग तरीके से होम्योपैथी स्टाइल में भी समझा रहे हैं। पोटेंशिएशन होम्योपैथी में न्यूट्रिशनल एनर्जी या एनर्जी जिसको वो कहते हैं, या आप मेडिसिन कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, जो भी आप जानते हैं जिस तरीके से, तो वो जो पार्ट रहता है वो इस ब्लड और लिम्फ के माध्यम से उस सेल के लेवल पे जा करके फिर उसको बूस्ट करता है। और इस तरीके से जो रहता है वो कोई भी जो सेल रहती है, टिश्यू रहता है, अंग रहता है, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है। तो आज ये चीज की जो डेफिनेशन सामने आती कि डाइल्यूशन क्या था, स्टार्टिंग में जो कहा गया डाइल्यूशन क्या था, यहाँ चीज साफ साफ नजर आती है कि डाइल्यूट मेथड ही डाइल्यूशन का एक पार्ट है। और आज जो कई लोग क्या कर रहे हैं होम्योपैथी स्टाइल में, आज उसको एक्सप्लेन करते नजर आ रहे हैं। तो होम्योपैथी में अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइल्यूशन की जगह क्या हो गया, पोटेंशिएशन हो जाएगा। अगर कोई डाइल्यूशन की डेफिनेशन पोटेंशिएशन में पढ़ा रहा है तो उसकी उसमें क्या रह जाएगा कि आप एक निश्चित होम्योपैथी के रूल फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पोटेंशिएशन का रूल नहीं था स्टार्टिंग में। ये होम्योपैथी स्टाइल में एक्सपेरिमेंट के दौरान सामने आया। जो लोग इसको क्या सोच रहे हैं कि आज ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लॉ है, समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लॉ नहीं था, ये रूल में शामिल ही नहीं था ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो आज कई लोग ऐसा कर रहे हैं, जो होम्योपैथी वाले हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अब दूर होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो एक गोली को 180 ml पानी में जब मिला दिया जाता है डॉक्टर मेडी साहब के अनुसार, तो ये क्या बनता है, फर्स्ट डाइल्यूशन बनता है। ये डाइल्यूशन फर्स्ट कह सकते हैं, या
फर्स्ट डायल्यूशन कह सकते हैं। ये जो फर्स्ट डायल्यूशन यहाँ से देखने को मिलता है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या था कि आप बड़े गौर से देखिए, इसी तरीके से तीसरे डायल्यूशन तक बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया फर्स्ट, ठीक है कि नहीं? ठीक, यहाँ आ गया फर्स्ट। अब आता है फर्स्ट, फर्स्ट से ये आ गया फर्स्ट, 5 ml, 5 ml या 1 टी स्पून, है ना? 5 ml और वन 1 स्पून ले लेता हूँ, ठीक है? स्पून, स्पून में ऐसा नहीं कि बड़ी वाली चम्मच ले लिए, बड़ा वाला स्पून ले लिए, ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना? नहीं तो बोलेंगे माली बताया था स्पून है तो वो राइस निकालने की स्पून ले लेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना? है कि नहीं? हाँ, ये वन चाय की चम्मच या खाने वाली छोटी चम्मच जो रहती है उसको ले लेंगे, फर्स्ट डायरेक्शन की ले लेंगे। उसके बाद फिर से 180 ml, क्या लिखा है? ये क्या हो जाएगा? DW हो जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जब आपने फर्स्ट डायरेक्शन को, ये पॉजिटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोमोपैथी के रूल के हिसाब से पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया न्यूट्रल, है ना? ये डॉक्टर मेडिस किया था, ठीक है नहीं? अब इस तरीके से जो सेकंड डायरेक्शन जो यहाँ बना था उसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे, है? इसमें से 5 ml ले लेंगे या 1 स्पून ले लेंगे, प्लस 180 ml या 200 ml, है कि नहीं? ये हो गया डिस्टिल वाटर, ठीक है नहीं? ये डिस्टिल वाटर ले लेंगे, फिर ये बन जाएगा हमारा थर्ड। अब आप बड़े गौर से देखेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? ये नेगेटिव हो गया। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक आते आते आप क्या क्या देखेंगे कि मेडिसिन यहाँ से जब शुरू हुई थी, यहाँ तक आते आते किसी भी तरीके से आपने स्टॉक नहीं दिया, ओनली मेकिंग में ओनली डाइल्यूट किया है उस चीज, है कि नहीं है? आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर मान लीजिए आपको छोटा सा मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, अगर मिट्टी का टुकड़ा रहता है छोटा सा, जब आपको दिखाई दे रहा है, आप एक गिलास पानी में घोल लेते हैं तो वो गायब हो जाता है ना? आप जब उसको घोल देते हैं, हिला देते हैं, तो वो गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि जो ग्लास के नीचे की तरफ हल्की सी एक ब्राउन कलर की एक लेयर दिखाई देती है, तो वो चीज होती है। उसके उसके बाद क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, उसके बाद फिर से उसको हिला करके इसमें से फिर आप 5 ml लेके जब आप 3 बार इस तरीके से 1 बाय 1 करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि मिट्टी गायब हो जाती है उसमें से, है कि नहीं है? तो इस तरीके से 1 बाय 1 फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ अंश तो रह जाता है कि नहीं? तो इसी तरीके से D4 से जब इस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ तक आते आते जो D4 का जो पार्ट रहता है कुछ मात्रा में रह जाता है, और वो जो नैनो पार्टिकल के रूप में जो सामने आता है, वास्तव में वो D4 का ही पार्ट रहता है कि नहीं? D4 का ही पार्ट रहता है। और यहां से चूंकि आपने मैटर चेंज कर दिया, है कि नहीं? चूंकि यहां से आपने प्रोसीजर चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ का जो बेस जो मेडिसिन होती है वो है D4, है कि नहीं? डाइल्यूशन में मेडिसिन, डाइल्यूशन की बेस मेडिसिन D4, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डॉक्टर मैटिक के हिसाब से, है कि नहीं? और D4 की बेस मेडिसिन क्रूड की तरफ आप जा रहे हैं, तो क्रूड से पहले D4 के पहले वाला जो पार्ट होता है वो है अपना ये फार्मास्यूटिकल चैप्टर सामने आता है, और इसलिए भी ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमको। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, आपको चिंता मत कीजिए। तो ये देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती थी, और यहाँ जब जब मेडिसिन नेगेटिव हो जाती है, तो ये नेगेटिव मेडिसिन D4 जो पॉजिटिव थी उसी का नैनो पार्टिकल हमको नेगेटिव के रूप में सामने आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है
कि जब किसी भी चीज को डायल्यूट किया जाता है तो या तो इनविजुअल हो जाती है और धीरे धीरे करके वो नैनो पार्टिकल में बिखर जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये देखने को मिलता है। तो उसका जो नेचर होता है इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है, और इसलिए भी इसको नेगेटिव कह रहे हैं। अगर मान लीजिए ये फंक्शन बढ़ा रहा है D4 वाला मैटर, अगर फंक्शन बढ़ा रहा है, फर्स्ट वाला मैटर फंक्शन बढ़ा रहा है बॉडी का, तो ये जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है वो फंक्शन कम कर रहा है, ये देखने में आता है। कम कर रहा है का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल फंक्शन को भी कम करे, नो, ऐसी हिस्ट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखने को नहीं मिल रही। अभी तक बहुत सारे चैप्टर देखने को मिले फंक्शन कम करते हुए भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा फंक्शन देखने को नहीं मिला जो कोई अंग नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो और उसके बाद आप नेगेटिव दे देते हैं तो वो और ज्यादा कम फंक्शन करने लगे। नो, ऐसा कोई भी मैटर अभी तक फिलहाल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लाइफ में मैंने तो नहीं देखा। शायद आप लोगों में से कोई देखा होगा तो कृपया शेयर कर सकते हो। ओके, तो ये मैटर इस तरीके से सामने आते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि ये नेगेटिव पार्ट वास्तव में D4 का ही एक नैनो पार्टिकल होता है, और इसलिए वो नेगेटिव कहलाता है। इसलिए जस्ट इसके अपोजिट वर्क कर रहा है, बस इतनी सी डेफिनेशन सामने आती है कि नहीं। तो ये ग्लोबल वाला जो मैटर रहता है इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी का एक अलग पहलू भी है जो अलग तरीके से इसको जर्मन फार्माकोपिया में पेश किया गया है, उसको भी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डॉक्टर मेटी साहब का मैटर है, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप देखिए, जर्मन फार्माकोपिया में जो लिखा हुआ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके पास अगर फार्माकोपिया अगर होगी मान लीजिए तो उसको पता चल जाएगा। फार्माकोपिया होगी मतलब जो अभी डॉक्टर वी कुमार साहब ने जो फार्माकोपिया पेश की गई है वास्तव में जर्मन फार्माकोपिया का ही एक पार्ट है, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखिए, इसमें क्या किया, डी फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडिसिन का पार्ट D4। इसको बड़े गौर से सुन लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये बोरिंग सब्जेक्ट है, बट नो, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, बेस है ये, है कि नहीं। देखिए, D4 आपके क्लिनिकल बेस D4 या D3 है ना। तो ये चूंकि डॉक्टर मेटी साहब की बात चल रही है, ऊपर की पुराने ओल्ड फैशन की बात चल रही है, तो D4 बेस माना जाता है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, D4 का पार्ट, D4 का 1 ड्रॉप, D4 का 1 ड्रॉप, है कि नहीं, प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर। ये ये टेक्निक सामने आ गई। कई लोग इसको 200 भी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन का ही एक पार्ट हो सकता है। लेकिन ड्रॉप इस तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज सामने आ रही है जिसमें ग्लोबल पे आज क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस तरीके से पेश किया गया इसको, ठीक है ना। इस पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, जो भी कंफ्यूजन होगा ग्रुप में डाल देंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से जब उसको डायल्यूट किया जाएगा तो यहां से पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाला है कि नहीं, ये फर्स्ट डायल्यूशन बना, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, ये हो गया पॉजिटिव। अब आता है इस फर्स्ट का, फर्स्ट फर्स्ट का यहां से आप देखिए 1 ml और 1 चम्मच। यहां से आप अगर ml के हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। ज्यादातर 1 ml यूज किया जाता है, और अच्छे से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये छोटी चम्मच, ये आप 1 चम्मच मान लीजिए, क्योंकि स्पून में ये पता नहीं चलता है कि वो स्पून में कभी 5 ml आ रहा है, कभी वो 7 ml भी आ रहा है, कभी 2 ml भी आ रहा है। आजकल चम्मच चम्मच की साइज, और प्लास्टिक की अगर चम्मच लेंगे तो उसमें 2 ml 3 ml भी आएगा, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। कई लोग शीशी की एक ढक्कन, शीशी एक ढक्कन बोल देते हैं, ढक्कन दवाई तैयारी किस तरीके से बोलते हैं, वो भी अपनी आप जगह सही है। आप मेडिसिन को नेगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से मिला देते हैं फर्स्ट में से 1 ml, या इस तरीके से मिला देते हैं। कई लोग 2 ml में मिला देते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 ml ज्यादा स्टेप जा रही है। फिर 100 ml, ये बन गया सेकंड, सेकंड डायल्यूशन, ये सेकंड, ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल बन गया, ठीक है कि नहीं। अब यहां से सेकंड से उठा लिया, सेकंड से फिर 1 ml, 1 ml या 1 स्पून, ये है, या फिर से 100 ml,
डिस्टिल वाटर, ये वन मेथड, ठीक नहीं, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। आप बड़े गौर से देखिए कि यहां तक आते आते D4 की 1 ड्रॉप आपने लिया, और यहां तक आते आते आपकी यही D4 का जो मेथड था वही नैनो होता हुआ आया है। आपने एटम्स में या पोटेंशिएशन में चेंज नहीं किया है इसको। इसका मतलब D4 का जो नैनो पार्टिकल जो होगा वो D4 की अपोजिट काम करेगा। फिर से, D4 जो पॉजिटिव वर्क कर रहा था, है कि नहीं है, उसी का अगर मान लो नैनो पार्टिकल आप दे देंगे तो वो नैनो पार्टिकल जस्ट D4 के अपोजिट वर्क करेगा। और यही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सिद्धांत डाइल्यूशन से रिलेटेड मायने रखता है कि नहीं। और अगर मान लीजिए किसी को नेगेटिविटी या नैनो पार्टिकल सूट नहीं कर रहा है, आप उसको फर्स्ट दे दीजिए तो वो सूट करने लगेगा। ये मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन में प्रिस्क्रिप्शन के दौरान आपको इस मेथड को ध्यान में रखना है और इस तरीके से उसका उपयोग होता है कि नहीं। तो ये डॉक्टर क्रॉस साहब ने भी इस पर काम किया था एक समय, और ओल्ड जो टेक्निक है इसकी क्लासिकल टेक्निक में ये मेथड भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती है। इसमें खास बात क्या है कि डॉक्टर मेटी साहब ने जो 3 बार डाइल्यूशन बनाने की कोशिश की थी और सफल हुए थे, उसके आगे उनको जरूरत नहीं पड़ी थी। उसका कारण सिर्फ इतना था कि प्लांट क्वालिटी थे अच्छे, उस समय इन्वायरमेंट जो था वो पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ था। आज इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया इन्वायरमेंट में, तो प्लांट का नेचर भी बहुत कम हो गया, प्लांट की लाइफ कम हो गई है, और जो न्यूट्रिशन जो प्लांट में पाया जाता था वो भी कम हो गया है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन या मेडिसिन में और क्लासिकल मेडिसिन में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए भी हमको ये देखने को मिला कि जो डॉक्टर मेटी साहब 3 डाइल्यूशन में ही काम कर देते थे और सफल होते थे, लेकिन यहाँ पे ये हो गया है कि आप चूंकि आगे अब जैसे किसी को थर्ड डाइल्यूशन नेगेटिव मान रहे हैं, तो यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि नर्वस सिस्टम को अटैच कर रहा है या ब्रेन के कोई रोगों में काम आ रहा है। और अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना चाहते हैं, सेल के अंदर की कुछ काम करना चाहते हैं या पोर्स तक जाना चाहते हैं, तो आपको और आगे भी इस पर जा सकते हैं। मतलब थर्ड से फोर्थ हो गया, थर्ड से आप फोर्थ बना लीजिए, है ना, फिफ्थ बना लीजिए, इस तरीके से सिक्स्थ बना लीजिए। ये सारे के सारे डाइल्यूशन आप बना सकते हैं और इसी तरीके से आप उपयोग करके रख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, 1 ड्रॉप को 100 ml पानी में आप घोल करके अपने शीशी में रख लीजिए, उसमें लिख दीजिए S1 फर्स्ट, आप रेशियो कोने में लिख दीजिए 1 ड्रॉप टेक्निक या 1 ड्रॉप थेरेपी लिख दीजिए, या 1 ड्रॉप लिख दीजिए, या S1 1 ड्रॉप लिख दीजिए, बस इतना काम हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा, फर्स्ट करके लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप देते जाइए। और अगर किसी को तीसरा जरूरत पड़ती है, और अगर मान लीजिए आपके सामने अगर S1 और C1 जैसी मेडिसिन, 2 मेडिसिन सामने आ रही है, आपकी शीशी कितने की है, 30 ml की, 50 ml की, 100 ml की, 200 ml की, यही शीशी है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर 30 ml की शीशी है तो आधी थर्ड डाइल्यूशन S1 का 15 ml ये भर देंगे, है कि नहीं, और 15 ml जो C1 का जो 15 ml थर्ड डाइल्यूशन वो भर देंगे। इस प्रकार से 30 ml हो जाएगा। तो इस तरीके से देंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर 10 देना थर्ड देंगे। तो ये जर्मन फार्माकोपिया में जो डॉक्टर मेटी साहब का 1 ग्लोबल 180 ml का जो टेक्निक थी, उसी को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और ये सफल हुए हैं। है आप इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम धीरे से आते हैं मॉडर्निटी की तरफ, आते हैं आज के समय में आते हैं, ठीक है नहीं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब आता है डॉक्टर सिन्हा की तरफ, हम जरा आते हैं, जरा क्रॉस की तरफ भी हम चलते हैं, उसके बाद सिन्हा साहब की तरफ आते हैं। थोड़ा सा क्रॉस को हम समझ लेते हैं। ज्यादातर आपने क्या देखा कि 19 का जो टेक्निक है वो शुरू से ही उपयोग में होता आया है। आप मैंने शुरू में ही बताया कि जब भी कोई क्रूड एसेंस जो होता है ना, क्रूड टिंचर, जिसको आप सीटी कहते हैं, क्रूड टिंचर भी कहते हैं, क्रूड एसेंस भी कहते हैं, ये क्रूड टिंचर या कोहोबेसेंट टिंचर कह लीजिए, है ना, ये जब डी वन से लेकर डी फोर तक आया, उसके बाद ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है ना, क्लिनिकल में आता है। बट ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के आगे जब उपयोग करते हैं तो यहाँ तक का जो रेशियो था 1:9 का रेशियो था, और क्लिनिकल के बाद जब नीचे आप आते हैं तो कई ऐसे मेथड सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि 1:9 का रेशियो सबसे ज्यादा बेटर है।
और डॉक्टर मूलर ने इसी तरीके से वर्क किया। तो क्रॉस ने थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि होम्योपैथी में एक पोटेंशिएशन का एक रेशियो हुआ करता था पहले, आज भी हुआ है, आज भी सेफ है होम्योपैथी में, जिसका नाम है 1:49 का। ये रेशियो होम्योपैथी का है, और इसमें थोड़ा सा फेरबदल करने की कोशिश की उन्होंने, कोशिश की, ओनली ट्राई करने की कोशिश ट्राई की है उन्होंने कि देखें जरा ये काम आता है या असर करेगा नहीं करेगा। ओनली एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ है। आप ये मत समझिए कि रियलिटी, नो, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चलो मैं देखता हूँ। देखो क्या किया उन्होंने, क्योंकि इसमें एक चीज देखने को मिली कि जब भी आप स्टोक देंगे तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 49 ml डिस्टिल वाटर हो जाएगा, है ना, 49 ml अगर डिस्टिल वाटर हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये डाइल्यूशन में पोटेंशिएशन हो जाएगा, पोटेंशिएशन में जो शब्द आता है वो पोटेंशियल डिस्टिल वाटर में नहीं बनती है। अगर आप उसको 100 स्टोक नहीं 1000 स्टोक भी अगर मार लेंगे तो भी, अगर पोटेंशिएशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, डाइल्यूशन की जगह पोटेंशिएशन फॉलो कर रहे हैं एज ए होम्योपैथी स्टाइल में, तो आप क्या करेंगे, ये वन पार्ट ऑफ मेडिसिन आपने लिया भी है, नो प्रॉब्लम, लिया भी है, तो भी डिस्टिल वाटर के बेस पे ये पोटेंशिएशन नहीं बनेगी, है कि नहीं है। लोग कहते जरूर है कि वन पोटेंशियल फर्स्ट डाइल्यूशन बोलते जरूर है, लेकिन स्टोक मार देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो पोटेंशिएशन में चेंज हो गया। नो, स्टोक मारने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसमें, अगर वो डिस्टिल वाटर है कि नहीं। लेकिन हाँ, इसके जगह अगर मान लीजिए आप आरएस ले लेंगे, आरएस अगर इसके बदले में ले लेंगे, उसके बाद निश्चित रेशियो अगर 50 या 100 स्टोक मारते हैं तो निश्चित रूप से वो पोटेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। उसका नेचर इस D4 के जस्ट अपोजिट होने लगेगा या एग्रेसिव हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, यहां से आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं उसकी। अब पावर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा हुआ पावर कम नहीं होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी मेडिसिन का अगर मान लीजिए हाई पावर आ गया है तो उस पावर को आप कम मात्रा में दे सकते हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका पावर आप एकाएक घटा नहीं सकते। किसी भी टेक्निक में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। D4 से आप D3 में नहीं आ सकते। लोग बोलते जरूर है कि आप इतना पानी मिला लीजिए वैसा काम करेगा, नो, ये एक प्रकार की सिर्फ एक लोगों की अपनी अपनी एक धारणा है, अपना अपना एक कमेंट है ओनली, बट रियलिटी नहीं। अब ये फर्स्ट बन गया है कि नहीं, फर्स्ट बन गया। ये एटम्स, इसका जो नेचर होता है D4 या आपके डेसिमल 4 या फर्स्ट क्लास के जस्ट काफी पावरफुल हो गई, एग्रेसिव हो गई, एग्रेसिव गर्म, है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉडी में अगर ठीक से अगर आपने सही सोच समझकर अगर सही डायग्नोसिस या ब्लड और लिम्फ को सही तरीके से ध्यान में दिया, डायग्नोसिस या टेम्परामेंट पे सही ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से ये बॉडी में एग्रावेट भी कर सकता है। तो ये चीज देखने को मिलती है इसमें। अगर मान लीजिए वो आरएस में बना है और निश्चित रूप से अगर पोटेंशिएशन है तो आरएस का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो इन्होंने डॉक्टर क्रॉस ने क्या किया इसमें, डॉक्टर क्रॉस ने क्या किया इसमें, थोड़ा सा चेंज कर दिया। 1 ml जो था वो मेडिसिन ले लिया इन्होंने, है कि नहीं है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो 40 ml डिस्टिल वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर ले लिया, और 2 ml जो था वो आरएस ले लिया, है कि नहीं। 2 ml जो था वो आरएस ले लिया यहाँ से। अब क्योंकि मेडिसिन को सुरक्षित रखना भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर था, जो स्टार्टिंग में हमको समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में था कि मेडिसिन तो वैसे भी डाइल्यूट हो जाती थी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी अपने पास, नैनो एनर्जी में अपने आप, नेगेटिव एनर्जी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ से सेफ रखने का टेक्निक पहले था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि डिस्टिल वाटर की क्वांटिटी घट गई। अब अगर मान लीजिए मेडिसिन D4 में मिला दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो फंगल उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। दूसरी बात, उसको अगर स्टोक नहीं देंगे तो पोटेंशिएशन भी चेंज नहीं होगा, और ये पोटेंशिएशन का एक सिद्धांत था। इन्होंने क्या किया कि दोनों टेक्निक को एक साथ लेके इन्होंने फॉलो किया। पहली चीज, मेडिसिन का मतलब उसको सुरक्षित रखने का टेक्निक भी हो जाती है इससे। तो ये 47 का 49 ml हो गया, तो 1:49 ml करके सबसे पहले इन्होंने 2 ml आरएस मिला करके फिर उसमें फिर स्टोक मार करके फिर उन्होंने फर्स्ट डाइल्यूशन बनाया। इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहां से जब फर्स्ट पोटेंसी बनी है, पोटेंसी हो गई है, पोटेंसी जब बनती है तो यहां से इसका जो
नेचर जो होता है काफी गर्म हुआ, मोर पॉजिटिव देखने को मिलता है कि नहीं। यहाँ से ये चीज समझ में आने लगती है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, सेम एज ए होम्योपैथी स्टाइल में उपयोग करना शुरू कर दिया। और कई जगह उन्होंने ये भी देखा कि भाई जो होम्योपैथी जैसे जम पोटेंसी उपयोग करती है, तो उस तरीके से भी उपयोग करके देखा तो भी रिजल्ट मिले। लेकिन उसमें एक चीज देखने को मिली कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डाइल्यूशन में नहीं था वो भी ऐड होने लगा, है कि नहीं, वो भी ऐड होने लगा। पहली चीज पहली चीज ये देखने को मिलता था कि मेडिसिन में किसी प्रकार का एग्रावेशन नहीं था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों में, डॉक्टर मैटी साहब की मेडिसिन में, मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन में। लेकिन अब ये चेंज होने से स्टॉक जब आरएस उसमें ऐड होने लगा, क्योंकि आरएस व्हीकल के रूप में ओनली प्रकृति में पाए जाने वाला वाटर नहीं था, वाटर नहीं था, वो आरएस था, रेक्टिफाइड स्पिरिट था। और मेडिसिन के साथ जब एनर्जी के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो आरएस में जो एग्रेसिव जो नेचर होता है, वो नेचर मेडिसिन के साथ मिल करके निश्चित रूप से मेडिसिन का नेचर भी चेंज, नेचर जो रहता है वो चेंज होने लगता है। तो वो इस तरीके से चेंज होने लगा, तो गर्म होने लगी मेडिसिन और पावर जो रहता है एग्रेसिव होने लगा। एग्रेसिव होते 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 जो जो एक मॉलिक्यूल्स में जो न्यूट्रेटिव पावर जो हुआ करता था, और न्यूट्रेटिव पावर की जगह उसकी पोटेंशिएशन पावर आने लगा, है कि नहीं। जो सेकेंडरी जो पावर सामने आता है, जैसे कि किसी भी भोजन का प्राइमरी पार्ट जो रहता है वो है चावल दाल, आप समझ सकते हो, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो प्राइमरी पार्ट होता है। लेकिन यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि अब वो सेकेंडरी पार्ट का हम मेडिसिन के रूप में उपयोग करने लगे, तो वो एग्रेसिव कर रहा है। यहाँ तक आते आते किसी भी न्यूट्रिशन में, किसी भी मेडिसिन में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन में न्यूट्रेटिव बेस छोड़ करके वो पोटेंशिएशन का कुछ एग्रेसिव बेस सामने आने लगता है, जो शायद बॉडी के लिए नुकसान भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, बड़ी बड़ी एग्रावेशन भी कर सकता है। और ये डाइल्यूशन में नहीं था, और पोटेंशिएशन करने से ये हमको फ्री में गिफ्ट में मिलने लगे, ऐसा सारी सारी चीजें। मतलब कितना बड़ा चेंज हुआ यहाँ से, जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। आज होम्योपैथी वाले बोलते जरूर हैं 30 तरीके से लगाइए, आज कई कंपनियां बोलती है 105 स्टॉक लगाइए। कुछ कंपनी आज थोड़ा सा, चूंकि आप और हमारे जैसे कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सामने आ रहे फिजिशियन, तो ये बोलते हैं कि नहीं स्टॉक क्यों, तो उन्होंने थोड़ा सा समझ में, उनके समझ में आने लगा कि नहीं, अब प्रैक्टिशनर थोड़ी आवाज उठाने लगे हैं, पूछने लगे हैं, अब हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में वो बोलना कम कर दीजिए, आप 50 स्टॉक लगाइए, आप 100 स्टॉक लगाइए, ऐसा बोलने लगे, मतलब घुमाने लगे हैं। लेकिन रियलिटी नहीं बता रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे एग्रावेशन सामने आ रहा है। जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों में जब हानि रहित मेडिसिन है, किसी प्रकार का इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का गलत असर बॉडी पे नहीं हो रहा है, पूरी तरह पोषण देने वाली मेडिसिन है, तो ये एग्रावेशन जैसा जो वर्ड था वो शब्द कहाँ से आया, एग्रावेशन जैसा जो मैटर था वो आया कहाँ से, ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। इससे पहले तो नहीं आया था। डॉक्टर मेटी साहब ने तो कभी एग्रावेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, है कि नहीं है। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि उनकी मेडिसिन अगर मान लीजिए असर नहीं करती थी तो वो फायदा भी नहीं करती थी। अगर जैसे मान लीजिए टेम्परामेंट सामने आ जाता था तो वो असर नहीं करती थी, तो काम पूरी तरह उसका एग्रावेशन भी नहीं होता था। तो ये चीज देखने को मिलता था। लेकिन अब पोटेंशिएशन में एग्रावेशन हो रहा है। आज बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक ट्रेनर आ गए हैं जो ये कह रहे हैं पोटेंसी कीजिए, जबकि उनको खुद नहीं मालूम कि 105 स्टॉक क्यों देना है। कंपनी ने कहा, मान गए, कोई ने कहा 100 स्टॉक देना है, मान गए, अब प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। रियलिटी सबसे पहले पूछिए, साइंस का मैटर है, प्रूफ करने की जरूरत है, तो प्रूफ मांगता है सब चीजें। मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूँ, भले मैं इसका कल इसका सेकंड पार्ट लेके चलूंगा, लेकिन रियलिटी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आप, और समझने की कोशिश करेंगे कि 147 कहाँ से आया और आरएस क्यों हटाया गया, ये चीज आपको भी समझ में आनी चाहिए। ये मैं कल बताऊंगा आपको, है कि नहीं है, ये मैं कल बताऊंगा कि डॉक्टर एनएल सिन्हा ने क्या सोच के हटाया, क्यों हटाया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो स्टॉक वाला मैटर है, ये चीज कंप्लीट होना ही चाहिए, आप लोग को समझ में आना चाहिए। कल आप ही लोग लड़ते नजर आते हैं अपने ग्रुप ग्रुप में कि कितना स्टॉक मारना है, डेसिमल में या पोटेंशिएशन में, क्वांटम में, 199 में, ऐसा बोलते नजर आते हैं हम। तो कुछ ये सोचना जरूरी हो जाता है हमको कि ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे मेकिंग ऑफ मेडिसिन जो है कि मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन फार्मेसी बता रही है, और इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, है कि नहीं। और ये भी कल बताऊंगा कि मैं कि जो मेडिसिन का जो बेस होगा, मेडिसिन में किस तरीके से वो क्लिनिकल मेथड में कैसे काम आ रही है मेडिसिन, ये भी मैं कल बताऊंगा आपको, है कि नहीं। नेक्स्ट इसका डाइल्यूशन का जो सेकंड चैप्टर सामने आएगा। तो यहाँ तक आप लोग फिलहाल अच्छे से पढ़िए, और ये देखिए, आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो ग्रुप में उठाएंगे, इधर उधर ग्रुप में इधर इसके उसके नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने समझाया है यहाँ पे, इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा, आप मुझसे पूछेंगे डायरेक्ट, है ना।
ग्रुप में, आप किसी थर्ड पर्सन से नहीं पूछेंगे आप, है कि? तो ये है, क्योंकि थर्ड पर्सन अगर समझाएगा तो हो सकता है आप कुछ और बताएं, ये इसकी गारंटी हो सकती है, आप इसलिए सोच समझ के किसी से पूछेंगे। डाइल्यूशन का टेक्निक, डाइल्यूशन का जो मेथड होता है, ये देखने को मिला, इससे सिर्फ एक ही परिभाषा सामने आती है कि डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अभी तक नहीं पता। अभी हमने यहाँ D4 से लेकर वो एक गोली से लेकर के हमने 180 ml पानी में घोल के देखा, फिर इसी का एक परिवर्तित रूप जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर क्रॉस साहब ने किया, सॉरी जर्मनी में प्रैक्टिकल किया गया था, 1 ड्रॉप को 100 ml पानी में डाइल्यूट करके दिया, उसके बाद उन्होंने 20 डाइल्यूशन तक बनाया इस तरह, तो भी अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद मेडिसिन नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, 20 डाइल्यूशन के बाद भी आप पोटेंशिएशन करने से 10,000 तक जाने लगे, तो ये भी एक्सपेरिमेंट के दौरान सामने। तो यहाँ से हमने ये 3 मेथड देखा, तो सीधी सीधी बात आती है कि वास्तव में डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, रियल डेफिनेशन क्या है, ये प्रश्न हमेशा से उठता आया है। वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब डाइल्यूशन की जो बात होती है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है डेफिनेशन के रूप में, कि किसी भी मेडिसिन, किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का हाई मॉलिक्यूल्स से नैनो पार्टिकल तक कन्वर्ट करना ही वो डाइल्यूशन का एक पार्ट होता है, जिसमें व्हीकल के रूप में डिस्टिल वाटर लिया जाता है। बस इतना सा यही डेफिनेशन है इसकी, है कि नहीं? कुछ पुस्तकों में अलग टाइप का लिखा होगा, बस यही डेफिनेशन है इसकी, तोड़ मरोड़ करके थोड़ा अंग्रेजी का बड़ा बड़ा चीज बोला होगा वो, है ना, बस इतना ही अंतर है, लेकिन डेफिनेशन यही सामने आती है। जबकि पोटेंशिएशन की डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट होती है कि नहीं? ये आपको होम्योपैथी में देखने को मिलेगा। पोटेंशिएशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो ये अलग अलग चीजें आज हो रही है, रिजल्ट सब में मिल रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि इस मेथड में आपको एग्रावेशन भी देखने को मिल रहा है, और इस मेथड में जो डाइल्यूट मेथड जो इस्तेमाल किया आपने 180 ml या 100 ml डिस्टिल वाटर के माध्यम से, उसमें एग्रावेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और सच कहा जाए तो किसी भी मेडिसिन में इस तरीके से बॉडी को ठीक करने का एकाएक गुण नहीं पाया जाता भाई। आप उसको देखेंगे सबसे पहले कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उसके बाद वो काम आएगी कोई चीज, है कि नहीं? क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कोई भी रोग होता है तब वो मेडिसिन काम आती है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है। इसलिए अगर मान लीजिए आप सीटी उपयोग कर रहे हैं तो सीटी के रूल फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे कि आपकी मेडिसिन हमेशा नैनो पार्टिकल में ही इस्तेमाल होती आई है, हाई मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती आई है। अगर वो पॉजिटिव है भी तो वो D4 या फर्स्ट के हिसाब से शुरू हुई है, जबकि 1 ml को 1000 ml में या 10,000 ml में कन्वर्ट करके बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि वो चीजें जो रहेगी वो एग्रावेशन नहीं करेगी, है कि नहीं है? हाँ, आज एग्रावेशन कर रही है, इसका मतलब साफ है कि आज ईस्ट मिलाया जा रहा है ना, कुछ अलग टाइप के सब्स्टिट्यूट मिलाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसे प्लांट मिलाए जा रहे हैं जो शायद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज भी नहीं हुए, ऐसे टाइप के मिलाए जा रहे हैं। 9 प्लांट है, 9 प्लांट को हटा करके 7 प्लांट हो गए, या कोई 6 प्लांट हो गए। तो कुछ ऐसे प्लांट थे जिसमें से हो सकता है शायद ये प्लांट हटा दिया गया, और हो सकता है शायद इस प्लांट का कुछ ऐसा असर होता होगा जो शायद इस प्लांट की एग्रेसिव नेचर को वो शांत करने वाला हो सकता है, शायद एंटीडोट हो सकता है। तो ये जो इफेक्ट जो देखने को मिला आज सामने आ रहा है, अगर ये हट जाएगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, इसके कुछ ऐसे एग्रावेशन सामने आ सकते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है। तो ये कम प्लांट यूज होने से आज इस तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमेशा याद रखेंगे कि डाइल्यूशन की डेफिनेशन ओनली आपकी मेडिसिन को डाइल्यूट करना, और मेडिसिन की तीव्रता या उसके मॉलिक्यूल्स को हाई मॉलिक्यूल्स से कम मॉलिक्यूल्स तक जाना, ये मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन का एक पार्ट है, और यही डाइल्यूशन के मेथड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी शो करता है। बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखेंगे आप, है कि नहीं है? इसी पोटेंशिएशन याद रखेंगे तो वो होम्योपैथी वाला बताएगा आपको, उससे पूछेंगे फिर, है कि नहीं है? ये है। तो आज यहाँ एक पार्ट हम समाप्त करते हैं, कल हम फिर से एक पार्ट लेके चलेंगे, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम ये बताएंगे कि 1:9 का रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, और 1:49 का भी जो रेशियो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरह आज फायदा कर रहा है, और वो दोनों ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी कल आपको शो किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? इसलिए आज इस चीज को अच्छे से समझेंगे, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया या शो नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आपको वो मेथड फिर से बना के भेज दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, है ना? तो थोड़ी देर स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से हम लोग।
इसके सेकंड पार्ट में मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन या व्हाट इज डाइल्यूशन इन इलेक्ट्रोमेग्नेटिक्स की डेफिनेशन फिर से खोलेंगे अपन, ओके, सेकंड पार्ट में। ओके दोस्तों, तब तक विदा दीजिए, नमस्कार।